हेलो स्टूडेंट्स, साइंस बाय एकता पारिक चैनल पर, एकता मैम चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, कई दिन हो गए थे, 8th क्लास के लिए हमने कोई क्लास तैयार नहीं की थी, तो आज की क्लास है 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें हम आज पढ़ेंगे पहला चैप्टर क्रॉप मैनेजमेंट वाला। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम्स बहुत पास है। तो एज अ रिविजन हम 8th क्लास के चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि कोई ऐसी दिक्कत हो जो समझ में नहीं आ रही हो वो क्लियर हो जाए, साथ ही साथ ये चैप्टर हमें लर्न हो जाए। तो लर्न करने के बेस पर और रिवीजन के बेस पर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट है क्या। तो पुराने समय से ही जब मनुष्यों ने कल्टीवेशन सीखा तो धीरे धीरे कई तरह की फसलों को उगाना शुरू किया। और अब जैसे जैसे एडवांस टेक्निक्स आ रही हैं, हम क्रॉप्स को एडवांस तरीके से नई नई विधियों को काम में लेकर उगाने का प्रयास करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जाने कि क्रॉप होती क्या है। तो देखिए कि जब क्रॉप्स, वैसे तो हम कहीं भी कुछ भी उगा सकते हैं अगर हमारे पास खाली जमीन है तो, लेकिन अगर हम बात करें क्रॉप या फसल की, तो क्रॉप या फसल है क्या। क्रॉप का मतलब है कि जब किसी जगह पर एक ही तरह के पौधे उगाए जाए लिमिटेड एरिया में, तो उस चीज को कहा जाता है, उस जगह को कहा जाता है क्रॉप या फसल। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, क्रॉप, क्रॉप यानी फसल, ठीक है। तो क्रॉप की डेफिनेशन अपन लिखते हैं कि व्हेन प्लांट्स ऑफ अ सेम काइंड, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड are grown on a large scale at a place, एक ही जगह पर, it is called crop। कि जब एक ही तरह के पौधे एक बड़ी जगह पर एक ही स्थान पर उगाए जाते हैं तो उसे क्रॉप कहा जाता है। तो जब एक ही प्रकार के पौधे, इनको आप पादप भी लिखा हुआ देख सकते हैं कहीं पर, एक ही प्रकार के पौधे बड़े स्तर पर, बड़े स्तर यानी लार्ज स्केल, बड़े स्तर पर एक ही स्थान पर उगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, फसल कहा जाता है। तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, कि हमने फसल के बारे में जाना कि फसल या क्रॉप है क्या। अब फसल और क्रॉप जो हैं दो तरह की होती हैं, वैसे तो 3 होती है, रबी, खरीफ और जायद, लेकिन हमारे कोर्स में 2 ही है तो हम इन 2 को ही पढ़ेंगे। तो खरीफ और रबी की क्रॉप्स होती हैं। इनके लिए हमको जो एग्जाम के हिसाब से याद करना है, एक तो ये कि इनको कब तो बोया जाता है, कब काटा जाता है, और दूसरी बात ये कि इनके कम से कम 2-3 एग्जाम्पल्स हमें याद होने चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं चैप्टर में। ये हमने नोट कर लिया कि क्रॉप या फसल क्या होती है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यानी कि फसलों के प्रकार। पहला रबी, खरीफ क्रॉप्स। चलिए पहले खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की जो फसल होती हैं इनको बारिश के दिनों में बोया जाता है, रेनी सीजन में, और सर्दियों में काटा जाता है, ठीक है। तो दीज क्रॉप्स आर सोन, सोन यानी बोया जाता है इन रेनी सीजन, बारिश या बरसात के दिनों में इन्हें, वर्षा ऋतु में इन्हें बोया जाता है। और नवंबर दिसंबर में इनको काट लिया जाता है। इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो, और अगर टाइम की बात करें तो जून से सितंबर, जून में इन्हें बोया जाता है और सितंबर में इन्हें काट लिया जाता है, जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है।
अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो वैसे तो हम याद कर सकते हैं, और अगर हम अपनी जानकारी के हिसाब से देखें तो हम ये अंदाज लगा लें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम सर्दी के मौसम में खाते हैं। तो देखिए हम खा रहे हैं एक तो मक्का और खा रहे हैं मूंगफली। ये दो तो कॉमन है तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, इनको तो हम सर्दियों में ही खाते हैं। मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, साथ ही साथ सोयाबीन, कॉटन, सोयाबीन और कपास। कपास यानी कॉटन, मक्का यानी मेज हो गया, मूंगफली यानी ग्राउंडनट। आगे बात करें सोयाबीन हम जानते ही हैं, और लास्ट है कपास या कॉटन। तो ये तो बात हो गई खरीफ क्रॉप्स की। अगली जो है वो है रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स के बारे में लिखते हैं, इनको विंटर सीजन में बोया जाता है और गर्मियों में काटा जाएगा। यानी इनका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा अक्टूबर से लेके और मार्च, यानी अक्टूबर के सीजन में इन्हें बोया जाएगा और मार्च के सीजन में इन्हें होली के आसपास काटा जाता है। इसको मैं बता देती हूँ और अब हम अपनी अगली क्रॉप की तरफ चलते हैं जो कि है रबी क्रॉप्स, रबी की फसल। ठीक है, तो रबी की फसल को सर्दियों में बोया जाएगा और गर्मियों में काटा जाएगा। अक्टूबर में इनको बोया जाता है और मार्च में इनको काट लिया जाता है, अक्टूबर से मार्च तक। ये हो गई रबी की फसल। इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो वीट, वीट यानी गेहूं, ग्रैम चना, पी ये हो गया गेहूं, चना और मटर, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हो गए। और मस्टर्ड, सरसों भी लिख सकते हैं हम। तो जैसे कि अगर आपके आसपास है खेती तो आप देख सकते हैं कि इन दिनों खेतों में सरसों बोई हुई है और इसको काटा कब जाएगा, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी गर्मी के आसपास, मार्च के सीजन में। तो ये जो चारों फसलें हैं ये कहलाती हैं रबी क्रॉप्स। तो आई होप अंडरस्टूड है खरीफ और रबी। और खरीफ से आप विंटर सीजन याद कर लें और रबी से आप ये याद कर लें कि इनको गर्मियों की शुरुआत में काटकर काम में लिया जाता है। तो ये तो इजी तरीका हो गया खरीफ और रबी के बारे में जानने का। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल प्रोसेस के बारे में, यानी कि कृषि करते समय किन किन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ते हैं। कृषि पद्धति यानी कि कौन कौन सी टेक्निक्स ऐसी हैं जिनकी वजह से, अब हम जब ये पढ़ रहे हैं कि क्रॉप मैनेजमेंट क्या है, क्रॉप्स कैसे बोई, अब हमने पढ़ा कि भाई क्रॉप्स किस किस तरह की हैं, तो हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए कि इन क्रॉप्स को जो बोया जाता है तो किन किन मेथड्स को काम में लिया जाता है या किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस के बारे में। एग्रीकल्चरल प्रोसेस या कृषि पद्धति, कृषि पद्धति की बात करें यानी कि किन किन टेक्निक्स की मदद से कृषि की जाती है। तो सबसे पहला जो स्टेप काम में लिया जाता है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना इसलिए कि एक फसल जब बोली जाती है तो उसको काट लिया जाता है और मिट्टी जो है वो इससे अगली फसल के लिए तैयार नहीं होती है। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि मिट्टी में पौधे जब उगते हैं तो उनको खाद वगैरह के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कई तरह की गैसेस होती हैं, उनकी भी तो जरूरत होती है। अब अगर मिट्टी, पहली बात तो ये कि मिट्टी जो है उसको तैयार करने का पहला तरीका ये है या पहली चीज जो ध्यान रखी जाती है उसके पीछे रीजन ये है कि जो मिट्टी हमने जिस मिट्टी में हम फसल बोने वाले हैं उसमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ कोई पत्थर वगैरह के टुकड़े नहीं होने चाहिए। अब पत्थर वगैरह के टुकड़े क्यों नहीं होने चाहिए, उनके पीछे एक कारण है। उनके पीछे कारण यह है कि जब हम पौधों को बोते हैं तो उनकी जड़ें हमें मालूम है मिट्टी में फैलती हैं। अब अगर पत्थर का टुकड़ा होगा वहां पर तो मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ें आगे जाएंगी कैसे,
इसलिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखी जाती है कि कोई पत्थर वगैरह के बड़े टुकड़े जो हैं वो मिट्टी के अंदर नहीं होने चाहिए। दूसरी बात ये कि मिट्टी को अब हल चलाकर और क्या किया जाता है कि उसको नीचे की मिट्टी तो ऊपर आ जाती है और ऊपर की मिट्टी उससे नीचे चली जाती है। तो होता क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स नीचे की तरफ थे मिट्टी में, ह्यूमस और न्यूट्रिएंट्स थे, वो इस तरीके से फैलाने से क्या होता है, वो तो आ जाते हैं ऊपर और ऊपर वाली मिट्टी चली जाती है नीचे। साथ ही साथ क्या होता है कि जब हम उसको खोद देते हैं मिट्टी को या समतल करते हैं तो मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा या जो एयर है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही साथ कोई गंदगी है, पत्थर है, वो निकल जाते हैं और इस तरह मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला स्टेप है जिसकी वजह से फसल अच्छे से उग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक फसल बोई और उसी में फिर दोबारा से दूसरी फसल बो देंगे। उसके लिए थोड़ी मिट्टी को पहले तैयार किया जाएगा और उसको खोदा जाएगा और खोदकर उसमें एयर की मात्रा को बढ़ाया जाएगा। लूज हो जाएगी मिट्टी, लूज हो जाएगी। देखिए कॉम्पैक्ट है अगर तो जड़ें देरी से फैलेंगी, मिट्टी अगर लूज होगी तो जड़ों को फैलने में आसानी होगी, तो आराम से जड़ें फैल जाएंगी। ये स्टेप हो गया पहला हमारा, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी तैयार की जाती है। तो मिट्टी तैयार करना हमें समझ में आ गया कि किस कारण से मिट्टी को तैयार किया जाता है। प्लगिंग यानी कि हल चलाकर ये किया जाता है। कोई मिट्टी के बड़े डेले बन गए हैं तो हल चलाने से वो भी टूट जाते हैं, एयर की मात्रा बढ़ जाती है और फसल अच्छे से उग पाती है। अगला जो स्टेप काम में लिया जाता है वो है सोइंग या बीज बोना। अब मिट्टी हमने तैयार कर ली तो अब क्या करेंगे, इसमें बीज बोए जाएंगे, फसल ऐसी थोड़ी उग जाएगी। तो पहली बात तो ये कि जो हम बीज काम में ले रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, है ना। अच्छे होने चाहिए तो किसान जो है वो अच्छे से अच्छे बीज जो तैयार होते हैं, किस्में मिलती हैं बाजार में हाइब्रिड और अलग अलग तरह की जो ज्यादा उपज देती हैं, उन फसलों को काम में लेते हैं। और अगर खुद अपने घर पर कोई उन्होंने स्टोर करके रखे हैं तो उनमें से भी अच्छे बीजों को ही अगली फसल के लिए बोया जाता है। तो एक तो देखिए इसके लिए क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि कोई बीज है और उनमें कीड़े लग गए हैं और अगर उन बीजों को हम बो देंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और फसल भी अच्छे से नहीं उगेगी। तो चेक करने के लिए क्या किया जाता है कि जो बीज हैं उनको पानी के अंदर डिप कर दिया जाता है। तो पानी के अंदर जब ये बीज डिप कर दिए जाएंगे तो भारी चीज तो नीचे बैठेगी और हल्की चीज ऊपर रहेगी। तो जो बीज कीड़ों के द्वारा खा लिए गए हैं वो खोखले हो जाते हैं अंदर से। तो जो खराब बीज होंगे वो तो इस पानी की सतह पर फ्लोट करेंगे यानी कि तैरेंगे, और यहाँ वाले जो होंगे ये तो हो जाएंगे गुड वंस यानी कि अच्छे बीज, और ये जो हैं ये कैसे हो जाएंगे, खराब बीज हो जाएंगे। इनको हटा दिया जाएगा और खेती के लिए काम में किन बीजों को लिया जाएगा, इन बीजों को लिया जाएगा। साथ ही साथ क्या किया जाता है कि ये जो बीज होते हैं ना, इनको बोने के लिए या तो मशीन्स काम में ली जाती हैं, ड्रिलर्स वगैरह, या फिर हाथों से भी बो दिया जाता है। और क्या किया जाता है कि बीजों को बोने से पहले कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ दवाइयां होती हैं जिनके अंदर इनको डिप करके रखा जाता है, उसके बाद खेतों में बोया जाता है। उसके पीछे रीजन ये कि कोई अगर कीड़े वगैरह हों मिट्टी में तो उनसे ये बीज खराब ना हो। तो ये तो कॉमन प्रोसेसेस जिनके द्वारा हम हमारी खेती को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बीज बोने के लिए अलग अलग चीजें काम में ले ली जाती है। ट्रेडिशनल टूल्स की अगर हम बात करें तो पुराने या तो हाथ से बो लिया जाता है या फिर सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो होता है इसकी मदद से बीजों को बोया जाता है। उसमें कैसे कीपसी लगी होती है, उसके अंदर बीजों को डाल दिया जाता है, आगे वो बैल चलते रहते हैं और उसमें नीचे की तरफ इस तरह से 3 या 4 ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये 4 जगह बीज को बोते हुए ये आगे बढ़ जाता है, 2 या 4 जगह जितने भी इसमें चैम्बर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए इसके बाद अगला जो स्टेप है उसको पढ़ते हैं हम, और अगला स्टेप है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये तो 2 स्टेप हो गए, ठीक है। अब हमारे अगले थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में अंतर आपसे पूछा जाता है, तो इसको एकदम अच्छे से समझिएगा। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद व उर्वरक देना।
फसल के अंदर। ठीक है, तो खाद और उर्वरक जो डाले जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है, देखिए कि अब हमने अभी बात करी कि मिट्टी हमने अच्छे से तैयार कर ली, उसमें एयर की मात्रा को बढ़ा दिया, आगे पीछे उलट पलट के मिट्टी को, और हमने उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को भी बढ़ा दी। लेकिन अब होता क्या है, देखिए बच्चों, होता यह है कि जब हम एक फसल को बोते हैं, ठीक है, तो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो उस फसल के द्वारा काम में ले लिए जाते हैं। अब या तो ये हो कि एक फसल बोने के बाद हम कुछ समय के लिए उस लैंड को खाली छोड़ दें ताकि धीरे धीरे वो रिप्लेनिश हो जाए। रिप्लेनिश का मतलब कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाए। लेकिन अब होता क्या है कि हम चाहते क्या है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको खिलाने के लिए हमें अनाज और फसलें तो चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए। तो किया जाता है कि एक फसल जैसे ही काटी जाती है वैसे ही दूसरी फसल को बोना जरूरी हो जाता है। कुछ 10, 15, 20 दिन के लिए तो उनको खाली रखा जाता है, लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को दोबारा रिप्लेनिश होने के लिए टाइम लगता है। अब उन न्यूट्रिएंट्स जो कि न्यूट्रिएंट, मान लीजिए कि मैंने एक फसल उगा ली, उसको काट लिया, अब उस जमीन के अंदर उस फसल को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो जमीन में से प्लांट ने काम में ले लिए। अब उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई जमीन में, अब मैंने दोबारा से कोई फसल उगाई अगर, तो वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलेंगे कहां से, और उसी कमी को पूरा करने के लिए हमें फसल के अंदर ये मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स बाहर से ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ और भी कई तरीके हैं जिनसे कि न्यूट्रिएंट्स, देखिए एक मेथड जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो है क्रॉप रोटेशन। ये क्या होता है, देखिए इसको कहा जाता है फसल चक्रण। ठीक है, कि एक बार एक फसल जब हम बोल लेते हैं तो किया जाता है कि बार बार उसी फसल को, अगर जैसे मान लीजिए कि एक बार मैंने गेहूं की फसल बोई, अब अगले सीजन में भी मैंने गेहूं की ही फसल बोई, फिर तीसरे में भी, अब हर बार मान लीजिए कि गेहूं के लिए कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है जो कि जमीन में से मैं काम में ले रही हूँ। पहली बार मान लीजिए उसका 100% मेरे पास अवेलेबल है, तो अगली बार मान लीजिए 70% ही अवेलेबल है, और तीसरी बार भी अगर मैंने यही फसल बोली तो मान लीजिए 30 से 40%। तो सबसे अच्छी फसल यहाँ होगी, यहाँ क्वालिटी कुछ लो डाउन हो जाएगी और यहाँ बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इसी कमी को पूरा करने के लिए अब तो आधुनिक टेक्निक्स काम में आती हैं, लेकिन पुराने जमाने में जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी तो भी जो किसान खेती किया करते थे उनको इन चीजों की जानकारी थी और वो ये मेथड काम में लेते थे, जैसे कहा जाता है क्रॉप रोटेशन या फसल चक्रण। तो देखिए इसके लिए हम लिखेंगे क्या कि एक ही फसल को बार बार बोने से मिट्टी के अंदर उस फसल के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए क्रॉप रोटेशन या फसल चक्रण मेथड काम में लिया जाता है। अब इसमें क्या जाता है कि मान लीजिए एक बार गेहूं की फसल मैंने बो दी, तो अगली बार वहां पर हम वो फसल बोएंगे जो न्यूट्रिएंट्स से रिच होगी या मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाएगी। तो जैसे एक बार एक फसल जब बोली जाती है तो अगली बार कोई लेग्यूम यानी कि दाल वाली फसल जो है वो बोई जाती है। अब दाल वाली फसल कौन सी हो गई, दाल वाली फसल ही क्यों बोई जाती है, उसके पीछे रीजन क्या होता है। तो देखिए कि दाल वाली जो फसल होती है ना, उसकी जो रूट्स होती हैं, कोई सी भी दाल जैसे मटर वगैरह होती है ना, इनकी जो रूट्स होती हैं, इनकी रूट्स के अंदर ये माइक्रोब्स रहते हैं। ये हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, इनका क्या काम होता है, ये माइक्रोब्स मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। और हमें मालूम है कि सबसे इंपॉर्टेंट एन, पी और के होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको बढ़ाते हैं। अब करते क्या है ये माइक्रोब्स कि इनको तो प्लांट जड़ों में रहने के लिए जगह दे रहा है, बदले में ये प्लांट को क्या देते हैं, बदले में ये प्लांट को नाइट्रोजन की एक्सेसिव सप्लाई देते हैं। अब ये क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर जो गैस है, जिसके अंदर एयर है, जिसके अंदर कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस, जैसे कि हमें पता ही है कि एयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। अब ये उस नाइट्रोजन गैस को स्पेसिफिक कंपाउंड्स में बदल देते हैं जो कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ दाल वाली फसलें, हम कहते हैं ना कि दाल खानी चाहिए, इससे प्रोटीन मिलता है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये ही किसमें, दालों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए एक फसल बोने के बाद दाल की फसल बोई जाती है। दाल की फसल बोने से फायदा ये कि मिट्टी के अंदर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, और इसीलिए एक जगह पर एक ही तरह की फसल बार बार नहीं बोई जाती है। तो ये तो हो गया हमारा एक मेथड
जो कि है क्रॉप रोटेशन, कि फसलों को एक जैसी फसल को बार बार नहीं बोया जाता, फसलों को बार बार बदल बदल के बोया जाता है। ठीक है, अब मेन जो हमारे क्रॉप रोटेशन हमने पढ़ लिया, और अगली जो बात हम पढ़े वो है खाद और उर्वरक में अंतर, कि ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या एक जैसे होते हैं या फिर ये अलग अलग होते हैं। तो देखिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। बात करें अब हम, यहां तो हम लिख दें फर्टिलाइजर और यहां हम लिख देते हैं मैन्योर। ठीक है, अब इनके अंदर अंतर क्या होता है, तो फर्टिलाइजर जो होते हैं ये पहली बात तो मैन मेड होते हैं, यानी कि कैसे हैं, मानव निर्मित, यानी इनको हम बनाते हैं, सिंथेटिक होते हैं। दूसरी बात मैन्योर यानी कि खाद, और ये हो गए हमारे उर्वरक। ठीक है, खाद जो है ये कैसी होती है, ये मैन मेड है, तो ये कौन बनाएगा, नेचर, तो नेचुरली मेड, प्राकृतिक रूप से बनी। पहली बात तो इनके अंदर अंतर ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपने एक चीज का नाम सुना होगा जो होती है ह्यूमस। क्या होती है ये ह्यूमस? ह्यूमस जो होती है मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, जिसके अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे कहा जाता है ह्यूमस। अब ये ह्यूमस कैसे बनती रहती है, तो देखिए कि मिट्टी के अंदर हम देखते हैं कि आसपास जब पेड़ पौधे उगे हुए रहते हैं तो उनकी पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं, कुछ गंदगी गिर जाती है, खाने पीने की चीजें गिर जाती हैं, एनिमल जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह मर जाते हैं, वो भी उस मिट्टी में ही मिलते रहते हैं। सब लोग चलते रहते हैं तो उस मिट्टी में दबते जाते हैं, और उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो मिट्टी के अंदर आते रहते हैं। खासकर इन पेड़ की गली सड़ी पत्तियों से सबसे ज्यादा ह्यूमस बनता है। तो ह्यूमस क्या है, इट इज अ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, यानी कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ह्यूमस रिच अगर सॉइल है तो उसको अलग से खाद और उर्वरक देने की बहुत कम जरूरत होती है। पहली बात तो ये। अब फर्टिलाइजर्स जो हैं, दे डू नॉट एड ह्यूमस टू द सॉइल, डू नॉट एड ह्यूमस टू द सॉइल, यानी कि इनकी मदद से मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती है। ये मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मैन्योर या खाद, अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई खाद तो प्राकृतिक तरीके से बन रही है, तो ये जो है ये मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे कि दे एड ह्यूमस टू द सॉइल, ये मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाएंगे। ये मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करते हैं। तीसरी बात, अब हम ये कह रहे हैं ह्यूमस मैनमेड है, तो आदमी कहां बनाएगा इनको, फैक्ट्रीज में। दीज आर मेड इन फैक्ट्रीज, कहां बनाया जाएगा इन्हें, फैक्ट्री में बनाया जाता है। और इन्हें कहां बनाया जाएगा, खेतों में, तो दीज आर मेड इन फील्ड्स। खेतों में इन्हें बनाया जाता है। तो ये तो बात हो गई कि इसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में अंतर। ठीक है, और पहले अगली बात ये कि ये जो हम फर्टिलाइजर्स देते हैं ना, ये ज्यादातर एनपी और के इनमें ही रिच होते हैं। ये तीन ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये ज्यादातर फर्टिलाइजर से हमें मिलते हैं। तो दे आर रिच इन एनपी और के। अब एनपी और के क्या है, देखिए, एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पी इज फॉर फॉस्फोरस, और के जो है ये पोटेशियम को कहा जाता है।
इसका लैटिन लैंग्वेज में नाम केलियम है, इसलिए इसके लिए हम सिंबल के यूज में लेते हैं। नाम इसका क्या है? पोटेशियम। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, ज्यादातर ये 3 ही न्यूट्रिएंट्स इनसे मिलते हैं। अब ये जो है अगला वाला कौन? खाद जो है, ये प्लांट्स को जितने न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं वो देते तो हैं, लेकिन इनकी मात्रा में कम। तो दीज आर लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, दीज आर लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ऐसी बात नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स इनसे नहीं मिलते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम मिलते हैं। ठीक है, तो ये एनपीके समृद्ध होते हैं। समृद्ध मतलब इनके अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें उपयोगी पदार्थों की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है। उर्वरक की तुलना में कम होती है, तुलना में कम होती है। चलिए, तो ये तो अंतर हो गया खाद और उर्वरक के अंदर। खाद और उर्वरक, पहली बात तो ये कि अब ये जो मैन्योर है, मैन्योर यानी कि खाद, ये हमारे लिए फायदेमंद है। हालांकि इसमें न्यूट्रिएंट्स कुछ कम होते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से हमारी फसल को या हमारे जो मिट्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन होता यह है कि इनकी वजह से अगर इनको हम ज्यादा काम में लेते हैं तो लगातार काम में लेने से मिट्टी जो है ना, उसके अंदर जो नेचुरल मेथड है उसकी तुलना में मिट्टी की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाती है, यानी कि कम होने लग जाती है। बेस्ट तरीका तो यही है। अब खाद हम बनाए कैसे? तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा कि खाद बनाने के लिए क्या किया जाता है कि एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया जाता है ना, और उस बड़े से गड्ढे के अंदर जो रसोई घर का कचरा है, गीला कचरा, जैसे फल के, सब्जियों के टुकड़े हैं, खेत में हमारे अगर पेड़ उगे हुए हैं तो उनकी पुरानी पत्तियां, गली सड़ी जो पत्तियां हैं, और कुछ टुकड़े लकड़ी वगैरह के टुकड़े हैं, रसोई का अगर कोई सामान है जैसे चाय की पत्ती है काम में ली हुई वो है, और गीला कचरा है, कोई खाने की चीजें हैं जो खराब हो चुकी हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा गड्ढा खोदें और उसके अंदर डाल दें और उसको किसी पत्ती वगैरह से ढक के और डिब्बे को, गड्ढे को वापस हम बंद कर दें। होगा क्या कि मिट्टी के अंदर वैसे तो मान लीजिए हमने गड्ढा कर दिया, लेकिन बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां माइक्रोब्स नहीं पाए जाते हैं। वो माइक्रोब्स क्या करते हैं कि उनको यूटिलाइज करके और धीरे 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 किसमें बदल देते हैं, न्यूट्रिएंट रिच किसमें, मैन्योर में बदल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से खाद बनती है। ये तो बात हो गई नॉर्मल खाद की। एक खाद और होती है जिसे कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट मैन्योर। वो क्या होती है, चलिए उसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि वर्मी कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, ये क्या होती है वर्मी कंपोस्ट खाद? तो आपने अर्थवर्म्स का नाम सुना होगा। अर्थवर्म जो होते हैं इन्हें फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसका मतलब ये फार्मर्स के लिए किसी न किसी तरीके से उपयोगी है। किसानों का मित्र इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ऑफ फार्मर इन्हें क्यों कहा जाता है कि अब वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनती है? तो ये जो मैंने अभी आपको टेक्निक बताई ना कि गड्ढा कर देते हैं और उसके अंदर ये सारी चीजें डाल देते हैं, और क्या करते हैं साथ में कि कुछ केचुओं का ढेर भी इस कचरे के साथ ही डालकर और गड्ढे को बंद कर दिया जाता है। अब ये जो केचुए होते हैं ना, ये मिट्टी को ही खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करने के बाद छोटे छोटे पीलेट्स यानी कि गोलियों के रूप में एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब होता क्या है, देखिए कि वो जो कचरा हमने गड्ढे में डाला है वहां ये कौन चले गए, केंचुए आपने देखे होंगे लंबे लंबे रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। पानी के आसपास जो पानी जहां स्टोर्ड है वहां आपने खासकर बारिश के दिनों में इनको रेंगते हुए देखा होगा। अब ये क्या करते हैं कि उस कचरे को खाते हैं और मिट्टी को खाते हैं साथ में, और अब डाइजेशन के बाद क्या होता है कि ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। भाई डाइजेस्ट कर लिया उसको, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जैसे गोबर के अंदर गोबर से खाद बनती है ना, वही वाली टेक्निक। तो केचुए क्या करते हैं, धीरे 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 उसको खाकर और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, खाद में। और वो जो खाद होती है वो क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्ट खाद। ठीक है, अब
साथ ही साथ अब इन्हें फार्मर का फ्रेंड क्यों कहा जाता है? मान लीजिए हमने खाद नहीं बने तो भी मिट्टी में अगर ये हैं तो क्या करेंगे ये कि ये लगातार मिट्टी को खाते रहते हैं, इनका खाना मिट्टी होती है, तो मिट्टी को खाते रहते हैं और उसको क्या कर देते हैं? पोला बना देते हैं। पोला मतलब पोरस बना देते हैं, मिट्टी में जगह जगह खड्डे हो जाते हैं और एयर रिच सॉइल वो बन जाती है, यानी कि उस मिट्टी के अंदर एयर की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। सो दैट इज वाई फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, इनको अर्थवर्म्स को कहा जाता है और इनकी मदद से अर्थवर्म या केंचुआ, ठीक है, और इनकी मदद से जो खाद बनती है उसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहा जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं मैन्योर्स के फायदे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या है, लेकिन खाद जो है ये हमारे लिए फायदेमंद क्यों है? मान लीजिए फर्टिलाइजर्स तो हम काम में ले रहे हैं, इनसे फसल भी जल्दी उग जाती है, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। अब हम पढ़ें कि मैन्योर जो है इनके फायदे क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, यानी कि खाद के उपयोग या फायदे, ठीक है। तो खाद जो है ये उपयोगी है हमारे लिए। अब क्यों है? तो पहली बात तो ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। इट इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। पहली बात तो ये, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसके अंदर खाद है वो ज्यादा पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकती है, ठीक है। साथ ही साथ माइक्रोब्स, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स, यानी ऐसे माइक्रोब्स जो फसल के लिए जरूरी है उनकी मात्रा में वृद्धि करती है। तो उपयोगी सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करती है। दूसरी बात, ठीक है। साथ ही साथ और क्या फायदा है इनका कि ये जो है मिट्टी को पोला बनाती हैं, पोरस, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस, POROUS, पोरस, which increases gaseous exchange in the soil, gaseous exchange in the soil, यानी कि मिट्टी को पोरस यानी कि हवादार बनाती है, मिट्टी में छेद की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। मिट्टी को पोला बनाती है जिससे गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? मैन्योर्स के और फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो आज की क्लास में हमने एक तो क्रॉप्स पढ़ ली कि क्रॉप्स क्या होती हैं, फिर क्रॉप्स के दो टाइप पढ़ लिए हमने, रबी और खरीफ की क्रॉप्स। उसके बाद हमने कृषि पद्धतियों या क्रॉप टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने 3 टॉपिक हमारे कवर कर लिए। और आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, फटाफट इस चैप्टर को याद कर लेना और अगली क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि 2 क्लासेस के अंदर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक।